नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रांची कांग्रेस में नई टीम के गठन में पुराने चेहरों को ही प्राथमिकता मिली है। प्रभारी के डॉक्टर राजू ने नए लोगों को अवसर देने की बात कही थी, लेकिन कई जिलों में पुराने और परिचित नेताओं को ही जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बड़े नेताओं और मंत्रियों की पसंद का ख्याल रखा गया है। चतरा और लातेहार के जिलाध्यक्षों की सदस्यता पर भी सवाल उठे हैं। झारखंड सरकार ने नगरपालिका मार्ग, पथ, कर नियमावली 2025 लागू की है, जिसके तहत नगर निगम, पंचायत व परिषद में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर टैक्स लगेगा। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसका विरोध किया है, इसे जनता पर बोझ और महंगाई बढ़ाने वाला बताया है। चैंबर का कहना है कि इससे छोटे व्यवसायियों का आवागमन प्रभावित होगा और राज्य के व्यापार उद्योग पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। गोड्डा जिले के आदिवासी गांवों में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत विलेज एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं। भारत सरकार के संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश मीणा की उपस्थिति में ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी समाज का उत्थान और सरकारी सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। ग्रामीणों को योजनाओं में शामिल कर गांवों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। दीपावली के त्योहार पर रांची से घर जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों में जगह न मिलने से परेशानी हो रही है। रांची दिल्ली और रांची पटना रूट पर ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। त्योहार के समय रेलवे पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे यात्रियों को आरक्षण मिलने में दिक्कत हो रही है। यात्रियों को अधिक किराया देना पड़ रहा है। झारखंड में लगातार बारिश से रांची में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 10 अक्टूबर तक राहत की उम्मीद नहीं जताई है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खाड़ी पर बने निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर होने के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रांची में पिछले 4 दिनों में सामान्य से दोगुनी बारिश दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा विधायक सीपी सिंह के साथ उनकी पार्टी में हो रहे व्यवहार पर सवाल उठाया है। उन्होंने भाजपा पर सीपी सिंह को सम्मान न देने का आरोप लगाया है। सीपी सिंह ने पलटवार करते हुए इरफान अंसारी को अपनी चिंता करने की सलाह दी और कहा कि वे पार्टी में अपने सम्मान से संतुष्ट हैं। प्रदेश भाजपा में पहले से काफी विलंब हो चुकी सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश तेज हो गई है। नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने सभी चुनाव संयोजकों संग शनिवार को बैठक कर मंडल स्तर के चुनाव की जानकारी ली। तय किया गया कि नवंबर से पहले मंडल और जिला स्तर की कमेटी का गठन पूरा कर लिया जाना है। जमशेदपुर में एचसीएल की बंद पड़ी केंदाडीह खदान में खनन फिर शुरू होगा। लीज समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिससे 20 साल की मंजूरी मिली। सरकार को सालाना 19 करोड़ का राजस्व और 500 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। राखा और सुरदा के बाद अब 3 खदानों से 100 करोड़ का राजस्व आएगा। 15 से 20 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। एचसीएल एक बेनिफिशिएशन प्लांट भी स्थापित करेगी। आदिवासी कुदमी समाज ने एसटी दर्जा की मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। समाज ने आंदोलनकारियों पर झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार का दमनकारी रवैया उनकी जीत का प्रतीक है। समाज ने कहा कि एसटी दर्जा ऐतिहासिक रूप से सिद्ध है और वे अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। टाटा स्टील के टिन प्लेट डिवीजन में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का अवसर युवाओं के लिए उपलब्ध है। आईटीआई उत्तीर्ण युवा जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से 1 अक्टूबर 2150 तक है, 2007 के बीच हुआ है, 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सफल प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड मिलेगा और शावक नानावटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट एसएनटीआई से प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र की गुरुडीह पंचायत की महिला मुखिया सपना कुमारी 2 दिनों से लापता हैं। उनके पति ने गोमिया थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सपना कुमारी, जो 2022 में सबसे कम उम्र की मुखिया बनी, 2 अक्टूबर को घर से निकली थीं और तब से उनका कोई पता नहीं है। बोकारो स्टील प्लांट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सोलर पैनल के लिए जरूरी विशेष इस्पात का निर्माण शुरू किया है, जो पहले विदेशों से आयात किया जाता था। इससे न केवल विदेशी निर्भरता कम होगी, बल्कि स्थानीय उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाना आसान होगा, क्योंकि सोलर पैनल की लागत घटेगी।
भारत सरकार ने 2025 में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सीधी आर्थिक मदद देने के लिए एक नई पहल की है। इस योजना का नाम है राशन कार्ड 1000 रुपये सहायता योजना 2025। इसके तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपये की नकद सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। देश भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रही आंगनवाड़ी बहनों के लिए सरकार ने आखिरकार राहत की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से लाखों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। आइए जानते हैं अब कितना मिलेगा वेतन और क्या रहेगा नया नियम। देश के केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली का त्योहार इस बार कुछ खास लेकर आ रहा है। 8वां वेतन आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरियां दी हैं। इन खुशखबरियों में वेतन बढ़ोतरी, 3% महंगाई भत्ता, डीए की पुष्टि और दिवाली बोनस जैसी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं। यह सभी फैसले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक मामलों में राहत का कारण बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने स्क्वाड ने ऐलान कर दिया है। तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में जगह मिली है। वहीं स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। हालांकि उन्हें टी20 टीम में जगह दी गई है। शमी एक बार फिर अपनी जगह नहीं बना पाए, जबकि चक्रवर्ती और सैमसन भी प्रभावित नहीं कर सके। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 7 अक्टूबर को संसद परिसर में विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद नेताओं के साथ यह उनकी पहली मुलाकात होगी। बैठक का आयोजन अगले महीने से शुरू होने वाले संसद के शीत सत्र से पहले किया जा रहा है। नेताओं से मुलाकात की यह कवायद विपक्षी नेताओं के साथ बेहतर संबंध सुनिश्चित करने के उपराष्ट्रपति के प्रयासों का हिस्सा है। 14वीं राष्ट्रीय बायथल ट्रायथल चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 से 7 अक्टूबर तक आयोजित हो रही है। प्रतियोगिता में मॉडर्न पेंटाथलॉन फेडरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में हो रही है। इसमें हिस्सा लेने झारखंड के 28 खिलाड़ी और 2 प्रशिक्षक शुक्रवार को इंदौर रवाना हुए। इस दौरान झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर मधुकांत पाठक, कोषाध्यक्ष शिवेंद्र दुबे, उपाध्यक्ष एस.के. पांडे, मॉडर्न पेंटाथलॉन एसोसिएशन ऑफ झारखंड के मृत्युंजय सिंह, शैलेंद्र पाठक, धनबाद जिला संघ की अध्यक्ष पूजा पांडे, महावीर प्रसाद महतो, तरुण मुखिया, दावेश कुमार तिवारी, अभिषेक पांडे ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। द्वारिका मेमोरियल फाउंडेशन एकेडमी बिशुनपुर में शनिवार को एक्सपीरियंशियल लर्निंग विषय पर एक दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला हुई। यह कार्यक्रम सीबीएसई के 25 घंटे के अनिवार्य इन हाउस ट्रेनिंग के तहत हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रत्येक वर्ष शिक्षकों का प्रशिक्षण आवश्यक है। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य सह रिसोर्स पर्सन मदन कुमार सिंह, उप प्राचार्य पुष्पा सिंह, सुबीमन दास और कैलाश रवानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन ने वीडियो और गतिविधियों के माध्यम से एक्सपीरियंशियल लर्निंग की महत्ता समझाई। कोल इंडिया की सबसे पुरानी और प्रमुख कंपनी बीसीसीएल जल्द ही भारतीय और वैश्विक शेयर बाजारों में अपनी पहली सार्वजनिक पेशकश आईपीओ लेकर आ रही है। सीएमडी मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में बीसीसीएल की टीम निवेशकों के बीच कंपनी की संभावनाओं और वित्तीय स्थिरता को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर यूएस जा रही है। 6, 7 और 8 अक्टूबर को यूएस में आयोजित रोड शो और अन्य कार्यक्रमों के दौरान बीसीसीएल की टीम कोयला क्षेत्र की प्रगति, कंपनी की कार्यप्रणाली, वित्तीय ताकत और विकास योजनाओं पर विस्तार से निवेशकों को जानकारी देगी। एचसी के एफएफपी प्लांट स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज आरओबी निर्माण के लिए रांची रेल डिवीजन ने अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी दे दिया है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि यह आरओबी राज्य सरकार को बनाना है। इसको लेकर वर्ष 2022 में ही रेलवे ने स्वीकृति दे दी थी। उस समय ड्राइंग भी फाइनल हो गई थी। तय किया गया था कि आरओबी सिंगल लेन का होगा, लेकिन स्मार्ट सिटी के बनने और भविष्य में बढ़ती आबादी को देखते हुए 2 लेन का आरओबी बनाने का निर्णय लिया है।
वहीं इसको लेकर रेलवे ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ ज्वाइंट सर्वे किया। देश विदेश से स्वर्ण जयंती समारोह में पहुंचे राजेंद्र हाई स्कूल सिंदरी के 1975 बैच के विद्यार्थियों ने अपने छात्र जीवन की यादों को साझा किया। इन लोगों ने सपरिवार राजेंद्र हाई स्कूल भवन का भ्रमण किया, शिक्षकों को नमन किया। इस दौरान सभी पूर्ववर्ती छात्र स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुए थे, जिसे इनके मित्र गणेश संथानम यूएसए से लाए थे। सभी छात्रों ने हर्ल प्रोजेक्ट का भ्रमण किया व वाइस प्रेसिडेंट गौतम मांझी से मिले। एफसीआई प्रशासनिक भवन में अपने मित्र वित्तीय सलाहकार देवदास अधिकारी मिलकर यादें साझा कीं। अपने 4 दिनों के प्रवास के दौरान पूर्व छात्रों ने बीआईटी सिंदरी, स्टेट बैंक, शहरपुरा बाजार का भ्रमण किया। नई दिल्ली में चल रही आर्चरी प्रीमियर लीग एपीएल के तीसरे दिन झारखंड की टीम चेरो आर्चर्स का प्रदर्शन फीका रहा। टाटा स्टील के स्वामित्व वाली टीम चेरो आर्चर्स को अपने तीसरे मुकाबले में माइटी मराठाज के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हार का अंतर 5-3 रहा। 3 मैचों में चेरो आर्चर्स को 1 मुकाबले में जीत मिली है, वहीं 2 मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा है। दिन के अन्य मुकाबले में पृथ्वीराज योद्धाज ने काकातिया नाइट्स को शूट ऑफ में हराया। वहीं राजपूताना रॉयल्स ने चोला चीफ्स को 6-0 से करारी शिकस्त दी। रविवार को चेरो आर्चर्स की टीम का सामना पृथ्वीराज योद्धाज से होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में 22वीं राष्ट्रीय सीनियर रोलबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए झारखंड पुरुष टीम की घोषणा दी गई है। झारखंड टीम टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए इंदौर पहुंच गई है। झारखंड टीम का कोच टाटा स्टील ट्रेनिंग सेंटर के चंदेश्वर साहू को बनाया गया है। टीम में अभिषेक कुमार, करण संधू, मुकेश मुखी, मोनू गुप्ता, मनमीत सिंह, दिव्यम मंडल, वी लोकेश्वर राव, श्रीकांत साहू, श्रेयस शेखर, पीयूष शामिल है। पुरुष वर्ग में 21 और महिला वर्ग में 16 टीमें खिताब के लिए दावेदारी पेश करेंगी। केरला समाजम मॉडल स्कूल केएसएमएस के छात्राओं ने विभिन्न नेशनल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। 10वीं कक्षा के शुभ अग्रहरि ने सीआईएससी नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं कक्षा 7वीं के छात्र के आदि नारायण ने हैदराबाद में संपन्न हुए एचएफआई मिनी नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व किया। झारखंड टीम तीसरे स्थान पर रही। वहीं सीआईएससी बिहार झारखंड की हैंडबॉल टीम ने गोरखपुर में आयोजित सीआईएससी नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। सीताराम डेरा स्थित सरना भवन में केंद्रीय सरहुल पूजा समिति की एक बैठक राकेश उरांव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कुडमी को आदिवासी सूची में शामिल करने का विरोध किया गया। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति मोर्चा के बैनर तले 9 अक्टूबर को उपायुक्त कार्यालय के सामने आयोजित आदिवासी जनाक्रोश रैली को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। राकेश उरांव ने बताया कि इस जनाक्रोश रैली में पारंपरिक गाजे बाजे के साथ सीताराम डेरा, टुइला डुंगरी, बिरसा नगर, लक्ष्मी नगर, बारीडीह समेत अन्य जगहों से 2000 की संख्या में आदिवासी जनाक्रोश रैली में शामिल होंगे। टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। यदि 31 मार्च 2026 तक टाटा मोटर्स प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच ग्रेड रिवीजन समझौता हो जाता है तो जमशेदपुर प्लांट के सभी कर्मचारियों को एक मुश्त 20,000 रुपए का बोनस मिलेगा। पिछली बार वर्ष 2022 में समय पर समझौता हो जाने से जमशेदपुर प्लांट के सभी स्थायी कर्मचारियों को 20,000 रुपए बोनस मिला था। बिष्टुपुर स्थित श्री श्रीजी टाउन सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी का अभिनंदन किया गया। कमेटी के लोगों ने उनको शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा को संपन्न कराने के लिए आभार जताया। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने उनको शॉल तथा माता का चुनरी ओढ़ाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से कहा कि काफी समय बाद दुर्गा पूजा इतना सहूलियत के साथ और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। प्रखंड कार्यालय सभागार में ग्राम प्रधान सह मूल रैयत की मासिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीआई निरंजन रजक ने की। बैठक में सीआई ने कहा कि प्रधानी क्षेत्र में जितने भी पोखर, तालाब व बांध का रिपोर्ट अंचल कार्यालय में दें। कहा कि जमीन का किस्म बदलकर पोखर, तालाब नहीं बेचा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी गोचर व प्रति जमीन जिसका अब तक पट्टा व बंदोबस्त नहीं किया गया है,
उन्हें चिह्नित कर अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों को ऑनलाइन लगान की राशि समय जमा करने का निर्देश दिया। जमीन से संबंधित जो भी छोटी मोटी विवाद है उसे अपने स्तर से ग्राम प्रधान निपटाने का प्रयास करें। प्रखंड कार्यालय सभागार में बीडीओ शशि संदीप सोरेन की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बीडीओ ने मनरेगा व आवास योजना की बारी बारी से पंचायतवार समीक्षा की। बैठक में बीडीओ ने संबंधित कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि मनरेगा योजना के तहत सामग्री मद में उपलब्ध कराई गई राशि का शीघ्र भुगतान करें। साथ ही बिरसा हरित ग्राम योजना, अबुआ आवास व प्रधानमंत्री आवास योजना को समय पर कार्य को संपादित करने के लिए निर्देश दिया गया। इसके अलावा अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रखंड सभागार में शनिवार को ग्राम प्रधान संघ की मासिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कृष्ण कुमार गुप्ता ने की। इस दौरान गुप्ता ने कहा कि अंचल क्षेत्र में सरकारी जमीन जैसे गोचर, नाला, तालाब, पहाद्दा समेत अन्य जमीन पर अवैध तरीके से किसी के द्वारा कब्जा किया गया है तो उसकी रिपोर्ट अंचल कार्यालय को दें, जिससे उनके खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जा सके। साथ ही प्रधानी मौजा में सरकारी जमीन पर किसी तरह की सरकारी कार्य किया जाए तो उसकी अनुमति ग्राम प्रधान से भी ली जाए, जिससे ग्राम प्रधान के पास उक्त जमीन की रिपोर्ट मौजूद रह सकें। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर शनिवार को प्रखंड के बिहाई मोद्दा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाजपा के जिला मंत्री जयकांत मंडल ने कहा कि आदित्य साहू के नेतृत्व में भाजपा मजबूत होगी। उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मनिया के बाद अब राज्य सरकार ने वृद्ध और विधवा पेंशन लाभुकों को पैसा खाते में भी योजना की किस्त भेज दी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत लाभुकों के खाते में जुलाई और अगस्त 2025 की पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। रांची जिला में 62,855 लाभुक को पैसा ट्रांसफर किया गया है। भारत सरकार ने श्रमिक वर्ग को राहत देने के लिए ई श्रम कार्ड से जुड़ी नई पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पात्र श्रमिकों को हर महीने 9,000 रुपये तक पेंशन का लाभ मिलेगा। यह योजना खासतौर पर उन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, दिहाड़ी करने वालों और छोटे श्रमिकों के लिए बनाई गई है, जिनके पास नियमित पेंशन या भविष्य निधि की सुविधा नहीं होती। सरकार का लक्ष्य है कि लाखों श्रमिक इस योजना से जुड़कर आर्थिक सुरक्षा हासिल कर सकें और बुढ़ापे में उन्हें पैसों की कमी से जूझना न पड़े। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। परीक्षा शुल्क 31 अक्टूबर तक जमा किया जा सकता है और आवेदन में सुधार 1 से 3 नवंबर तक किया जा सकता है। यह परीक्षा विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति और पीएचडी में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण है।